History of Congress. In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये शब्द लॉर्ड कर्जन के थे। वही कर्जन जो 1905 में हुई बंगाल विभाजन का कारक था। हालांकि उस वक्त लॉर्ड कर्जन को अपनी ये बात काफी सोच परख लगी होगी, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़ी है। यूं तो 1885 में इसके उद्गम से लेकर 1947 में भारत के आजाद होने तक कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि उस समय इसका कद इससे बहुत ऊंचा था। और इसका कारण यह था कि भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदें इसी पार्टी और इसके श्रेष्ठ नेतृत्व पर ही टिकी थीं कि यही वो माध्यम है जो उन्हें अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराएगी। अब उस समय इस पार्टी का क्या वजूद था, इसके बारे में तो हम सब ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, पर क्या आप इस पार्टी के भारत की आजादी के बाद के सफर को जानते हैं? अब आप पूछेंगे कि भाई इस सफर में ऐसा क्या खास है, तो हम आपको बता दें कि ये सफर इसलिए खास है क्योंकि ये ऐसे उतार चढ़ाव से भरा है कि मानो कोई रोमांचक थ्रिलर फिल्म चल रही हो। अब आप ही बताइए, भारत के अब तक के 17 जनरल इलेक्शंस में से 7 में पूर्ण बहुमत और 3 अन्य में कोalition गवर्नमेंट बनाते हुए देश में 5 दशक से ज्यादा राज करने के बाद भी अगर आज इंडिया की इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रेलेवेंस पर ही सवालिया निशान लगाए जाने लगे हैं, तो इसकी कहानी तो रोचक होगी ही। यही नहीं, बहुत से पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का तो यहां तक मानना है कि आज की ये कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं जो 1885 में बनी थी। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है, और अगर ये वो असली इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है तो फिर असली आईएनसी का क्या हुआ? अब ऐसे में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे लिए इस पार्टी के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसी सफर की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरा कांग्रेस पार्टी का यह सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चल पड़िए हमारे साथ इस रोचक सफर पर। कांग्रेस अंडर नेहरू, वन मैन शो। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब से लेकर 1951-52 में हुए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक भारत की कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही उसकी पॉलिसी मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम किया करती थी। ऐसे में इन जनरल इलेक्शंस में ही पहली बार आजाद भारत की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही थी। साथ ही ये इलेक्शंस एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पहला ही इलेक्शन था। लेकिन इस इलेक्शन में खड़ी होने वाली वो अकेली पार्टी नहीं थी, बल्कि कुल 53 पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें 14 नेशनल पार्टीज भी थी, इस चुनाव में शिरकत करने वाली थी। फिर भी जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो वो सभी की आशाओं के अनुरूप ही निकला, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के इस पहले महाकुंभ में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए कांग्रेस ने 45% वोट्स और 489 सीट्स में से 364 सीट्स अपने नाम किए थे। यही नहीं, इसी दौरान हुए स्टेट इलेक्शंस में भी भारत के हर राज्य में भी कांग्रेस ने ही अपनी सरकार बनाई और यहां से कांग्रेस के राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। जब पहले इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे, तब कांग्रेस की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में थी। जवाहरलाल नेहरू 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। यही नहीं, 1951 से लेकर 1964 में नेहरू के आकस्मिक निधन तक देश में कांग्रेस की ही लहर थी। देश में नेहरू की ऐसी फॉलोइंग थी कि नेशनल इलेक्शंस हों या राज्यों के स्टेट इलेक्शंस, सभी में अपने तमाम प्रतिद्वंद्वी पार्टीज के अगेंस्ट कांग्रेस अकेले ही मैदान मारती दिखाई देती थी। इसीलिए कांग्रेस के इस युग को हम नेहरू युग भी कह सकते हैं, क्योंकि चाहे देश की सोशलिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर फॉरेन रिलेशंस के लिए अपनाई गई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लैंडमार्क पॉलिसी, सभी में जवाहरलाल नेहरू की छाप साफ देखी जा सकती थी। यही नहीं, नेशनल और स्टेट दोनों ही जगह कांग्रेस का एक छत्र राज होने से इन दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य था, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म संबंधी प्रावधान होने के बाद भी देश में एक तरह का यूनियनिज्म ही स्थापित था। लेकिन इसी बीच 1962 में चाइना के हाथों हार के बाद
अचानक कांग्रेस और नेहरू की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट दर्ज की गई और इसे भांपते हुए 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कामराज की पोटेंशियल पर भरोसा करते हुए कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप उन्हें सौंप दी। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इस घड़ी में एक वो ही हैं जो कांग्रेस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। उसी समय कामराज ने इसके लिए कामराज प्लान प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के 6 चीफ मिनिस्टर्स और 6 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने पदों से रिजाइन देकर पार्टी वर्क पर ध्यान देना चाहिए। उनका मत था कि ऐसा करने से जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और इस घटना के साथ ही कांग्रेस में भी बिखराव के चिन्ह दिखाई देने लगे। इसके चलते उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स हावी होती साफ देखी जा सकती थी। जहां अब सत्ता के खेल सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी शुरू हो चुके थे। तो आइए हम कांग्रेस के इस दौर के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेट ऑफ टर्मोइल। नेहरू जी के आकस्मिक निधन के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अब भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसी प्रश्न के साथ भारतीय राजनीति के सेंट्रल स्टेज पर 2 अलग-अलग दौड़ एक साथ शुरू हो चुकी थीं। जहां एक ओर नेहरू जी की खाली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक स्पर्धा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी खींचतान शुरू हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 दावेदारों के नाम सामने आए। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि इस सबके बीच गुलजारी लाल नंदा को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के असल विजेता रहे के कामराज। ये कामराज का ही पॉलिटिकल एक्यूमेन था कि उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे वेल कनेक्टेड और सीनियर लीडर के सामने लाल बहादुर शास्त्री जैसे पॉलिटिकली ब्लंट और गुटबाजी से दूर रहने वाले लीडर को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर दिया। ऐसे में शास्त्री के रूप में देश को एक नया प्रधानमंत्री तो मिला ही, कांग्रेस के भीतर के कामराज भी किंग मेकर बनकर उभरे। इसलिए कांग्रेस के इस युग को पॉलिटिकल टर्मोइल का युग कहें या फिर कामराज का, ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। पर जो भी हो, थोड़ी देर के लिए पटरी से उतरती कांग्रेस फिर से वापस पटरी पर आ चुकी थी। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान को शिकस्त देने और जय जवान जय किसान के अपने नारे से मशहूर शास्त्री अब भारतीयों के दिल में अपने लिए जगह बनाने लगे थे। लोग उनमें एक सिंपल, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे। लेकिन इसी बीच जनवरी 1966 में ताशकंद में संदिग्ध हालातों में शास्त्री जी का निधन हो गया, जिससे भारत और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से फिर वहीं पहुंच गए थे जहां वो 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद थे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस का ये युग के कामराज का युग था, इसलिए ऐसे में कामराज ने फिर अपना जौहर दिखाते हुए मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर स्थापित कर दिया। लेकिन इस बार फिर से ऐसा करना कामराज के लिए भी आसान नहीं था, जिस वजह से कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने खुद को निग्लेक्ट किए जाने की वजह से कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपनी अलग पार्टीज बना ली। हालांकि कांग्रेस की इस मुख्य धारा से निकलकर बहुत से राजनीतिक दल बने, लेकिन इनमें चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल और बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस मुख्य थी। कांग्रेस से अलग होते ये कद्दावर चेहरे और कांग्रेस के ही विघटन से बनती इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ही इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर को भी बदल कर रख दिया। जो कांग्रेस अब तक इंडिया में एक तरह से वन पार्टी सिस्टम चला रही थी, अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स खड़े होने लगे थे, जो खासतौर पर स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बनकर उभरे थे। ऐसे में कांग्रेस में लगातार होते इन बदलावों और देश के बदलते राजनीतिक परिवेश में कांग्रेस को जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जिस जरूरत को पूरा किया इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। तो आइए अब हम कांग्रेस के इस इंदिरा युग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंदिरा एंड आफ्टरमैथ। जिन हालात में इंदिरा गांधी की ताजपोशी हुई थी, कांग्रेस के लिए एकजुट रहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस की इस नई लीडरशिप के लिए न तो कांग्रेस के कन्वेंशनल लीडर्स तैयार थे और न ही जमीन पर इंदिरा जी की वैसी पॉपुलैरिटी थी। यही कारण था कि जहां एक ओर कांग्रेस में विरोध के सुर बुलंद हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर 1967 में हुए जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत के बाद भी उसका प्रदर्शन उसकी अब तक की इमेज से बिल्कुल उलट था।
ऐसे में शायद अपनी इसी पॉपुलैरिटी को स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर ही लेफ्ट ग्रुप की संरचना की और साथ ही अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के मशवरे से अलग अपने फैसले लेने शुरू कर दिए। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए पार्टी की पसंद रहे नीलम संजीव रेड्डी की जगह इंदिरा ने वीवी गिरी का नाम प्रस्तावित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी मेंबर्स की सलाह के विरुद्ध जाकर बैंक नेशनलाइजेशन के फैसले को हरी झंडी दे दी। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा द्वारा 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस पर भी हार न मानते हुए इंदिरा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही अपना एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसे नाम दिया कांग्रेस आर। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा, जिसके प्रिंसिपल लीडर्स थे कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और एस.के. पाटिल। पार्टी के इस तरह दो गुटों में बंट जाने से इलेक्शन कमीशन ने दोनों दलों को अलग अलग मान्यता दे दी। जहां एक तरफ ओल्ड कांग्रेस को पार्टी का असली चुनाव चिन्ह यानी एक हल खींचता हुआ दो बैलों का जोड़ा ही चुनाव चिन्ह के रूप पर बना रहने दिया, और वहीं दूसरी ओर इंदिरा के फैक्शन को एक गाय और उसका बछड़ा इलेक्शन सिंबल के तौर पर मिला। फिर भी इन धुरंधर लीडर्स के बीच इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 705 में से 446 मेंबर्स इंदिरा के साथ हो लिए। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी को केवल 65 एमपीज का ही समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे में लोगों को यह विश्वास हो गया कि इंदिरा गांधी ही कांग्रेस की असली उत्तराधिकारी हैं और उन्हीं की पार्टी असली कांग्रेस है। इसी बीच इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ जैसे पॉपुलिस्टिक और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे प्रोग्रेसिव फैसलों की वजह से जनता में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उनकी कांग्रेस ने 1971 के मिड टर्म इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। पर इस कहानी में अगला मोड़ आया 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा इलेक्शन को इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस के आरोप में इनवैलिड घोषित कर दिया, जिससे कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों ही जगह इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की मांग उठाई जाने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह मांग दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। साथ ही इस मामले को लेकर अपना विरोध बढ़ता देख इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद फैसला ले लिया, जिसमें पीएम इंदिरा गांधी के ही रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लगभग 21 महीने चली इस नेशनल इमरजेंसी में सभी विरोधी पार्टीज के लीडर्स को बिना उचित सुनवाई जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, इंदिरा गांधी की स्टेट मशीनरी और खासतौर पर उनके बड़े बेटे संजय गांधी ने इंडियन मास के लीगल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 23 मार्च 1977 को जब ये इमरजेंसी ऑफिशियली खत्म हुई और प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, तो लोकसभा के फ्रेश इलेक्शंस होना लाजमी था, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का कार्यकाल ऑलरेडी 2 साल एक्सटेंड हो चुका था। ऐसे में मार्च 1977 में ही इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए गए, जिसमें जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुए एंटी इंदिरा ऑपोजिशन पार्टीज ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। यही नहीं, इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट बचा पाने में भी नाकामयाब रहीं। ऐसे में यह माना जाने लगा था कि ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस का अंत है। लेकिन इसी बीच जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग हो गईं और उन्होंने एक नई ऑपोजिशन पार्टी बनाई, जिसका नाम कांग्रेस आई रखा गया। इस नाम में आई फॉर इंदिरा को सिग्निफाई करता था, जो 1996 तक कांग्रेस पार्टी के नाम से जुड़ा रहा। कांग्रेस के इस नए मेकओवर ने मानो उसमें नई जान फूंक दी, क्योंकि जनता गवर्नमेंट की सरकार गिर जाने से 1980 में कराए गए जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की इस कांग्रेस आई ने लैंडस्लाइड विक्ट्री अपने नाम की और इसी के साथ ही इंदिरा फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठी। वहीं 1984 के जनरल इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि ये इंदिरा की कांग्रेस आई ही असल कांग्रेस मानी जाएगी। लेकिन इसी साल इंदिरा की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अनाथ हो चुकी कांग्रेस और प्रधानमंत्री की कुर्सी को एक बार फिर नेतृत्व की जरूरत थी, जिसे पूरा किया इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने।
लेकिन इन दोनों गद्दियों को यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड राजीव गांधी को सौंपने के साथ ही कांग्रेस के भविष्य को लेकर यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अब ये वो कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी, बल्कि ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, जिसमें अब वंशवाद का बोलबाला रहेगा और इसे उनके पुत्र आगे बढ़ाएंगे। पर इंदिरा की हत्या से स्तब्ध पूरे देश ने कांग्रेस और उसके नए उत्तराधिकारी को अपनी सर आंखों पर बिठाया और यहां से ऐसा लगा कि अब कांग्रेस का ये वर्चस्व ऐसे ही कायम रहेगा। लेकिन लगभग यहीं से कांग्रेस की राह कठिन होनी शुरू हो गई थी। द फेज ऑफ फियर्स कंपटीशन एंड राइज ऑफ कोalition गवर्नमेंट। मिड 1980s आते आते भारत का राजनीतिक मंच परिपक्व हो चुका था। कांग्रेस पार्टी से टूटकर बने बहुत से क्षेत्रीय दल अब मजबूत हो चुके थे। यही नहीं, इमरजेंसी, जेपी आंदोलन और जनता गवर्नमेंट के फलस्वरूप बहुत सी नई पार्टीज भी अब दिन प दिन जन्म लेने लगी थी। ऐसे में नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट इलेक्शंस, कांग्रेस को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने लगी थी। इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था जनता दल, जो जनता पार्टी, लोक दल, जन मोर्चा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलकर बनी थी। ये दल नेशनल लेवल पर अकेले तो कांग्रेस को सीधी टक्कर देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से गठजोड़ करके इन्होंने कई बार कांग्रेस का तख्ता पलट किया, जिसके चलते लेट 1989 से 1999 तक भारत ने कई प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने कई नए पुराने प्रतिद्वंद्वी देखे। साथ ही इसी बीच कांग्रेस का भविष्य समझ जाने वाले राजीव गांधी की 1992 में हत्या कर दी गई। ऐसे में कांग्रेस की बागडोर भी कई हाथों में गई, जिससे कांग्रेस के गिरते वर्चस्व को साफ देखा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस में इस उठापटक के फेज को खत्म होते होते भारत की नई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का उदय हो चुका था, जो अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में इन सभी छोटे छोटे दलों का नेतृत्व करने की क्षमता रखती थी। वहीं दूसरी ओर 1996 में कांग्रेस आई ने भी अपने इंदिरा गांधी के समय जुड़े इस आय को अपने नाम से अलग कर दिया और फिर से केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाने लगी। ऐसे में इस नई कांग्रेस ने भी अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और बदलते हालातों से समझौता करते हुए गठजोड़ की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तो चलिए अब हम कांग्रेस के इस आखिरी और करंट फेज को भी करीब से जान लेते हैं। द डाउनफॉल। दोस्तों, मिड 1990s से ही देश के राजनीतिक मंच पर कांग्रेस का वर्चस्व गिरने लगा था। एक सक्षम नेतृत्व की कमी, अपनी गवर्नेंस के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोप और देश की परिपक्व होती राजनीति में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश पाने में स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच जब 1998 में राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को उनके विदेशी बैकग्राउंड और राजनीतिक समझ न होने के बावजूद कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इस पार्टी के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर मोहर लग गई और तब से लगभग 25 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की डोर मुख्यतः सोनिया गांधी के ही हाथों में रही, जिसे बीच बीच में उनके पुत्र श्री राहुल गांधी को भी सौंप दिया जाता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह भी है कि ये पार्टी वो 1885 की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस आई का ही रूपांतरण है। ऐसे में इसका एक परिवार के इर्द गिर्द घूमना समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि 1998 के बाद भी कांग्रेस ने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में देश पर शासन चलाया, लेकिन ये शासन भी यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से गठजोड़ से ही संभव हो पाया था। उस पर भी इस सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाता था, जिसका कंट्रोल कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ में था। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में भी देखें तो कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। बीते 2 दशक में नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में 1980 में जन्मी बीजेपी और स्टेट लेवल पर बीजेपी और उसके बाद जन्मे बहुत से राजनीतिक दल कांग्रेस से उसकी जमीन खींच चुके हैं, और इसका कारण अब भी वही है जो लगभग 2.5 दशक पहले था, यानी सक्षम नेतृत्व की कमी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यही वजह है कि धीरे धीरे न केवल जनता इस पार्टी से डिटैच्ड होती जा रही है, बल्कि इस पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व एक एक करके इसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। पर फिर भी ये बात सोच का विषय है कि इस देश को 6 प्रधानमंत्री देने के बाद भी आज ये पार्टी